प्यारे बच्चों, अब तक हमने अपने छठे पाठ लुई ब्रेल में जो व्याकरण के कुछ प्रश्न कर रखे थे, एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे कल हमने किया था, नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ हैं, इन शब्दों का अलग अलग अर्थ में वाक्य में प्रयोग करो। तो इसमें शब्द एक है, उसके अर्थ दो हैं, और हमको जो शब्द के दो वाक्य बनाने हैं जिनके अर्थ अलग हो। पहला हमने किया था विधि। विधि का एक अर्थ है तरीका, दूसरा है ब्रह्म। तो आपको याद होगा, आपने इसको ज़रूर अपने नोटबुक पे लिख लिया होगा, और बुक में भी स्पेस बना है, आपने बुक में भी इसको किया होगा। तो इसको है, तरीका है, चाय बनाने की विधि बहुत सरल है। तो इसमें तरीका का हम लोग पहला वाक्य बना रहे हैं। चाय बनाने की विधि बहुत सरल है। दूसरा है ब्रह्मा। विधि ने ही संसार की रचना की है। विधि ने ही, यहाँ विधि का अर्थ ब्रह्मा है। विधि ने ही संसार की रचना की है। अगला शब्द है दूसरा, घटना। इसका अर्थ होता है कम होना। हमने वाक्य बनाया कम होने का। नदी का पानी घटना शुरू हो गया है। दूसरा वाक्य है, दूसरा अर्थ है बच्चों, अचानक कुछ होना। एक घटना का अर्थ होता है कम होना, दूसरा है अचानक कुछ होना। बरसात में पेड़ गिरने की घटना मुझे याद है। तो ये अचानक घटना के लिए हम ये वाक्य बना सकते हैं। हमने बनाया था, आपने शायद लिखा तो। वर्ण, वर्ण का है अक्षर। पहला अर्थ है अक्षर। मुझे वर्ण की परिभाषा याद है। कल हमने मतलब ये लिखा था, मुझे वर्ण की परिभाषा याद है। यहाँ पे वर्ण का अर्थ है अक्षर। दूसरा है जाति। समाज वर्ण में बटा है। समाज वर्ण में बटा है, ये हमने कर रखा था। अब है श्रुत लेख लेखन। इस पे बच्चों ध्यान देना है। हम लोग दो चीज़ में ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा परेशानी होती है। एक है पठन अभ्यास और दूसरा है श्रुत लेख लेखन। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पठन अभ्यास का बताया था, आपको वीडियो को देखना है। मैंने इसमें 2 बार पठन अभ्यास किया हुआ है, उसको ध्यान से सुनना है। उसके बाद आप घर में कम से कम 2 बार इस पाठ का पठन अभ्यास करें। उसके बाद है श्रुत लेख, डिक्टेशन है, सुन के लिखना। श्रुत लेख मतलब सुन के लिखना। ये इस पाठ में नए शब्द आए हैं, इनका श्रुत लेख आप करेंगे। ये कैसे कर सकते हैं? घर के सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं, वे बोलेंगे और आप लिखेंगे। तो ये 8 शब्द हैं, बहुत अच्छे हैं, नए हैं आपके लिए। इसको ज़रूर आपको याद करना है। मैं लिख भी देता हूँ। ये हमारा 7वां प्रश्न है। इसको लिख देते हैं सातों। पहला है दुर्घटना। दूसरा शब्द है विशेषज्ञ। दुर्घटना, विशेषज्ञ, इसके उच्चारण में भी ध्यान देना है। अगर गलत बोलेंगे तो आप इसको गलत लिख भी सकते हैं। दुर्घटना, विशेषज्ञ, आश्रित, आश्रित, अगला है प्रोत्साहित। प्रोत्साहित। 5वां है दृष्टिहीन।
दृष्टिहीन। फिर है आविष्कार, स्वास्थ्य, और अंतिम है पद्धति। तो बच्चों ये 8 शब्द हैं, नए हैं, नए तो नहीं है लेकिन कुछ शब्द नए हैं, जैसे प्रोत्साहित है, आश्रित है, आविष्कार, स्वास्थ्य, इसमें आधा स आधा थ फिर यह, पद्धति, कैसे वो इसका उच्चारण होता है, पद्धति, पद्धति, द में हल लगा है, आधा नहीं। तो सबसे पहले आप इसका अभ्यास करेंगे लेखन का। एक बार मैं इन शब्दों को पढ़ देता हूँ। पहला शब्द है दुर्घटना, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। तीसरा है आश्रित, चौथा है प्रोत्साहित, चौथा शब्द है प्रोत्साहित। पांचवा है दृष्टिहीन, दृष्टिहीन। आविष्कार, आविष्कार। सातवां प्रश्न है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ध्यान से बच्चों, ये आधा स है और आधा थ, फिर पूरा यह है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। पद्धति, 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 द के बाद ध आता है। कुछ बच्चे इसको पद्धति पढ़ते हैं जो गलत है। यह है पद्धति, द का उच्चारण बहुत कम है क्योंकि हल्का निशान है। ध हम लोग पूरा पढ़ें, पद्धति। तो ये थे हमारे शुद्ध लेख, इसका आप अभ्यास करेंगे। और मैंने एक और अभ्यास के लिए आपको बताया है, पठन अभ्यास, रीडिंग प्रैक्टिस। एक है ये मिस हो रहा है हमारा, नहीं तो क्लास में हर बच्चे की बारी आती थी, सबको पढ़ने का मौका मिलता था। तो इसमें इसका क्या हमने निदान निकाला है, आप वीडियो में मैंने इस पाठ को पढ़ा है, पहले उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप इस पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ें। अब आई करने की बारी। मैंने बताया क्रियाकलाप के कुछ प्रश्न हैं, क्रियाकलाप के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से बात करो, गौर करो कि वे किस प्रकार स्पर्श और गंध शक्ति से काम करते हैं। तो वे मैंने आपको बताया है, वे स्पर्श पे है, गंध पे और श्रवण शक्ति, एक चीज छोड़ दिया है उनमें, उनकी सुनने की शक्ति भी बहुत तेज है। तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को हम लोगों से ज़्यादा विकसित कर लिया है। किस माने में? स्पर्श के मामले में, श्रवण के मामले, सुनने के मामले में, और गंध, सूंघने की शक्ति भी हम लोगों से अधिक होती है। और आप कभी ध्यान से देखेंगे तो ये बड़े ध्यान से वो चीज़ सुनते हैं, छूते हैं और सूंघते हैं। अपने आसपास के वातावरण को जानने के लिए ये करना ही पड़ता है। क्या आपके पुस्तकालय में ब्रेल लिपि की पुस्तकें हैं? पुस्तकालय से लेकर ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकें देखो, ध्यान दो कि दृष्टिहीन किस प्रकार पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये आपको ब्रेल की कुछ पुस्तकें हमें मिल जाएंगी पुस्तकालय में, लेकिन अभी तो स्कूल बंद चल रहा है। आपको कहाँ पे मिलेगा? आपने ध्यान दिया होगा कि 6 बिंदुओं से ही ब्रेल के अक्षर बनते हैं। जो लूडो पे आपने देखा है, लूडो में 6 अंक आता है, 3 बिंदु एक साथ होते हैं, 3 एक साथ, कुल मिला के 6 बिंदु हैं। तो 6 बिंदुओं से ही ब्रेल की लिपि का, मैं कहूँगा, पद्धति है, विकसित की गई। उसी में कोई बिंदु का जगह हटा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है, उससे अक्षर बने तथा नंबर भी बने। जो संख्याएं हैं वे भी उसी से ही बनी। और तो और आप देख सकते हैं इसको, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो जो बर्थ और सीट जो है वो लिखे के साथ ब्रेल में भी होता है, ताकि
दृष्टिहीन लोगों को परेशानी ना हो, वे छू करके अपनी सीट पहचान लेंगे। और यही चीज़ अब तो एटीएम में भी दिख रहा है मुझे। मैं अभी एटीएम में गया था, वहाँ पे ब्रेल में साइड के जो स्विचेस होते हैं वो ब्रेल में भी थे। तो ये ब्रेल अब तो आपको आसानी से नज़र आ जाता है, और जब मौका मिलेगा हम आपको ब्रेल की लिखी किताब भी दिखाएंगे। अगला है हमारा, और ये कैसे पढ़ते हैं बच्चों? ये ब्रेल तो लिखा होता है, वे स्पर्श से पढ़ते हैं। मैंने बताया कि उनकी स्पर्श की जो शक्ति होती है काफ़ी तेज होती है, वे छू करके अक्षरों को पढ़ लेते हैं और बड़ी तेजी से छूते हुए जाते हैं और पूरा वाक्य पढ़ लेते हैं। वे क्या करते हैं, अपनी उंगलियों से ब्रेल के जो शब्द होते हैं उसको बड़ी तेजी से छूते हुए जाते हैं और वे पूरा वाक्य धीरे धीरे शब्द पढ़ लेते हैं, वाक्य पढ़ लेते हैं। तो एक तरह से ये उनके लिए अभ्यास से उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है किताब पढ़ लेना। तो लगभग सभी अच्छी किताबें ब्रेल में आ गई। संसार की जितनी भी बढ़िया और अच्छी किताबें हैं वे सब उसको ब्रेल में बदल दिया गया है, ताकि जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित हैं, वे भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब हम चलते हैं अपने ग प्रश्न पे। ऐसे व्यक्तियों के नाम की सूची बनाओ जिन्होंने अपने परिश्रम और लगन से इस संसार के लोगों के हित के लिए कुछ किया। पता करो कि जीवन के किस कार्य क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट कार्य किया है। उनके चित्र इकट्ठे करो और प्रोजेक्ट फाइल पे लगाओ। तो आपको केवल उनके नाम, हमें नाम की सूची बनानी है और उन लोगों की जिन्होंने संसार के अन्य लोगों के लिए, जैसे हम लुई का ही एग्जाम्पल लें, लुई ब्रेल का ही एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो उन्होंने क्या किया, केवल अपने लिए नहीं, उन्हें संसार के सभी नेत्रहीन दृष्टिबाधित लोगों के लिए इस खास लिपि की रचना की, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। उनको सम्मान देने के लिए हम ब्रेल लिपि कहते हैं। तो और भी अन्य भी लोग हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। आपका गृह कार्य है और मुझे पता है आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो समाज के लिए हमारा कुछ योगदान होता है। हमने समाज से कुछ लिया है तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। तो शारीरिक रूप से जो लोग अक्षम होते हैं, विकलांग होते हैं किसी भी कारण से, कुछ तो जन्मजात हो जाते हैं, कुछ दुर्घटना से के कारण भी विकलांग हो सकते हैं, हो जाते हैं, तो वे भी, उन्हें भी हिम्मत नहीं हारना है। और एक तरह से हम सामान्य लोगों को भी ये प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि जब एक विकलांग व्यक्ति, दृष्टिहीन व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसके हाथ पैर सही चल रहे हैं, तो उसका भी तो फर्ज बनता है कि वह भी समाज के लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे सभी मानव जाति का भला। तो आपको एक सूची बनानी है जिसमें विकलांग लोगों ने क्या समाज के लिए किया है। बहुत से उदाहरण हैं, ये आपको कम से कम 5 नाम लिखने, सूची बहुत लंबी नहीं बननी चाहिए, केवल 5 नाम आपको लिखने हैं। तो ये था बच्चों, हमने अपना छठा पाठ पूरा कर लिया। तो फिर से आपको एक बार बता देते हैं, हमने सुलेख लेखन किया है, उसके बाद पठन अभ्यास किया है, शब्दों और मुहावरों को अलग अलग करके लिखा है, उसके बाद मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल किया, मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल किया है। और यह प्रश्न आपको लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं। मैंने आपको बताया था संक्षेप में उत्तर लिखे, उसमें मौखिक प्रश्न ही अधिकतर आते हैं। स्पष्ट करो हमने पाठ में किया है क्योंकि स्थान दे रखा है। नए वक्त और भाषा में व्याकरण में हमने शब्द विचार जो है व्याकरण का भाग, उसके अंतर्गत हमने शब्दों का निर्माण, 2 शब्दों से नए शब्दों का निर्माण किया। उसके बाद मूल शब्द से अनेक शब्दों आते हैं जो उसके शब्द परिवार के सदस्य ही कहे जाते हैं, उसके बारे में जाना।
उसके बाद मूल शब्द से नए शब्द बनाए रिक्त स्थान की पूर्ति में। उपसर्ग और प्रत्यय का उदाहरण सहित हमने पुस्तक से शब्दों को छांट के लिखा। प्रत्यय के 4, उपसर्ग के 4। और विशेषण और विशेष्य की पहचान की। र 2 तरह से लिखा जाता है, जैसे हमने कार्य और ब्रेल में देखा था, तथा पाठ से जो शब्द थे उनको चुन के लिखा। तो इसमें हमने एक तरह से देखा जाए तो पाठ के अलावा भी हमने व्याकरण का बहुत भाग किया है। उसके बाद एक शब्द के 2 या 2 से अधिक भी अर्थ हो सकते हैं, तो हमने उस शब्द का वाक्यों में प्रयोग किया, वाक्य बनाया है, ताकि दोनों अर्थ हमें स्पष्ट हो सके। श्रुतलेख लेखन बहुत ज़रूरी है, तभी हम वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां होती हैं उसको दूर कर सकते हैं। और करने की जो बात है, क्रियाकलाप के प्रश्नों को भी हमने आज हल किया। तो एक तरह से देखा जाए इस पाठ बहुत ही प्रेरणादायक था और हमने इसमें से व्याकरण के बहुत प्रश्न सीखे और किए। अब हम अपने 7वें पाठ में चले बच्चों। हमारा 7वां पाठ है भूरा पत्थर। आज से हम इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। हमारा 7वां पाठ है भूरा पत्थर। हम अब इसके बाद अपना 7वां पाठ करेंगे। सृष्टि के निर्माण व विकास के बारे में वैज्ञानिक नित्य नई खोज करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। हम अपने जो इतिहास के बारे में कैसे पता लगा पाते हैं, कुछ वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, उनसे हमें जानकारियाँ मिलती हैं कि हमसे पहले कौन से जीव पृथ्वी पर रहा करते थे, वे क्या करते थे, कैसे रहते थे। तो ये हमें अभी पता चल रहा है। अभी हम लोगों ने पूरा सब कुछ खोज नहीं किया है, अभी खोज जारी है। तो हमें ये सब मिलता है। प्रकृति की वस्तुओं का अध्ययन करें, प्राणी जगत के बारे में जानने में सहायता करता है। प्रकृति की वस्तुओं का अध्ययन उन्हें प्राणी जगत के बारे में जानने में सहायता करता है। तो जो प्रकृति में हमें बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं, मैंने आपको बताया था कि जीवाश्म जैसे जो प्रकृति में मिलती हैं, उनसे वैज्ञानिक बहुत से तथ्य पता कर पाते हैं। ये तथ्य क्या होते हैं बच्चों? सच्चाई। तथ्य वे सत्य सच्चाइयाँ हैं जो हम इन जीवाश्म के अध्ययन से, जानकारी से प्राप्त करते हैं। फॉसिल या जीवाश्म भी एक ऐसा ही साधन है। तो फॉसिल बहुत ही प्राचीन काल के होते हैं। कभी कभी तो लाखों से लेकर करोड़ों साल पुराने भी फॉसिल पृथ्वी पे उपलब्ध हैं। और ये इतिहास के बारे में, उस समय के जीवों के बारे में हमें बहुत सी जानकारी देते हैं, जो कि आज संभव नहीं। साधारण सा दिखने वाला एक पत्थर भी मूल्यवान हो सकता है, यह कहानी पढ़कर जाना। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि एक साधारण सा पत्थर मिला, वो असल में पत्थर नहीं था, वो फॉसिल था। और फॉसिल जो होता है वो किसी जीव का संरक्षित जीवाश्म है। जीव का जो है अंश है। जीवाश्म का क्या है? जीव का अंश है जो आज तक सुरक्षित रह पाया। इसको हम लोग इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं। और फॉसिल कैसे बनता है ये आपको बताया जाएगा पाठ में। तो कभी कभी ये काहे क्यों मूल्यवान होते हैं? फॉसिल काफ़ी मूल्यवान कहे जाते हैं क्योंकि ये हमें पिछले जो करोड़ों साल पहले जो जीव थे उनके बारे में सटीक जानकारी देती कि वे कैसे थे, दिखने में कैसे थे, उनका आकार कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी आदतों के बारे में पता चलता है। तो ये सब हमें जीवाश्म से पता चलता है। इस पाठ में हम जीवाश्म के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो ये है हमारा 7वां पाठ। तो जीवाश्म बनते कैसे हैं बच्चों?
जीवाश्म या फॉसिल कैसे बनते हैं, एक ये प्रश्न उठता है। हम देखते हैं सभी जीव के जो शरीर हैं वो काफ़ी नर्म होते हैं और बहुत जल्दी विघटित हो जाते हैं। वह विघटित का अर्थ होता है डिकम्पोज हो जाता है। धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद ही कोई अगर जीव मर गया तो वह धीरे धीरे विघटित हो जाता है, केवल उसकी हड्डियां बचती हैं और कुछ सालों में वो जो हड्डियां हैं वे भी विघटित होती जाती हैं और ख़त्म हो जाती है। तो ये फिर फॉसिल कैसे बना? फॉसिल जब वह कभी कभी किसी नदी के तलहटी में, किसी बर्फ़ के नीचे, यहाँ तक कि हमें आज भी कुछ फॉसिल मिले हैं जो कि पत्थरों के नीचे या नदी के तलहटी में चले जाते हैं और बाद में वो नदी सूख जाती है और वो पत्थरों के रूप में, चट्टानों के रूप में फिर बाहर आ जाती है। तो सोनभद्र में हम अपने बनारस ज़िले की बात करें तो एक फॉसिल पार्क सोनभद्र ज़िले में है और वो काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे आज भी फॉसिल अलग अलग जीवों के मिलते हैं और एक विज्ञान की दृष्टि से वैज्ञानिकों के लिए वह एक पर्यटन स्थल भी बन गया। बहुत से छात्र शोध करने जाते हैं। फॉसिल एकत्र करना तो वहाँ मना है, लेकिन वे जाके शोध कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाठ में भी हम लोग जीवाश्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा 7वां पाठ है भूरा पत्थर। तो हम इसको आज से शुरू करते हैं। पाठ 7 भूरा पत्थर। सर्दियों के दिन थे। सुनंदा पाठशाला से घर लौट रही थी। उसकी सहेलियां बातें करती, हंसती खिलखिलाती अपनी ही धुन में चली जा रही थी। सुनंदा उनसे काफ़ी पीछे रह गई थी। तो ये एक कहानी है, सुनंदा नाम की एक लड़की की कहानी है। वह एक बार पाठशाला से घर लौट रही थी और जैसा कि होता ही है, बच्चे उस समय अपने साथी से, सहेली से, दोस्तों से बातें करते हुए घर के रास्ते पे होते हैं। तो वह भी बात करते घर के रास्ते पर चली जा रही थी और फिर क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी सहेलियां आगे निकल गई हैं, वह पीछे रह गई थी। वह बड़ी देर से एक भूरे पत्थर को ठोकरों से धकेलती आ रही थी। वो पीछे क्यों रह गई थी? क्योंकि वह क्या थी, एक पत्थर को ढकेल रही थी। बच्चों की आदतें होती हैं, कभी कभी वे जूते से चीज़ों को गेंद समझ के खेलने लगते हैं। तो वह भी, उसके एक भूरा सा पत्थर मिला था तो वह अपने जूतों से उसको धकेल रही थी और धकेलने में देर हो रही थी। यहाँ तक कि उसकी जो सहेलियाँ थीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे बात करते करते वे तो आगे निकल गई, लेकिन सुनंदा पीछे रह गई। कारण यही था कि वह शायद उस भूरे पत्थर को गेंद मान के, उसको धकेल के अपने साथ ही घर की तरफ ले जा रही। तो इस कारण से अपने सहेलियों से बिछड़ गए। तो बच्चे ये ऐसा काम करते हैं, कभी कभी आपने भी देखा होगा। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाज़ा खोला और पत्थर को उसके पीछे सरका दिया। फिर वह स्वयं भीतर चली। तो उसने एक तरह से उसको धकेल के लाई थी, तो एक लगाव हो गया था पत्थर के साथ। उसे गेंद की तरह लग रहा था, गोल सा पत्थर था, कुछ खास था, लुढ़क के आगे जा रहा था। तो उसको गेंद मान के वह धीरे धीरे लाई और घर पहुंचते ही उसने उसको फेंका नहीं, क्योंकि बड़ी देर से उसको साथ ला रही थी। उस पत्थर को
उसने दरवाजे के साथ लगा दिया। तो दरवाजे के पीछे सरका दिया और वह घर चली। पत्थर ने चैन की सांस ली। अब यहाँ पे जरा कल्पना की बात करते हैं, क्या पत्थर सांस ले सकता है? नहीं। एक दो चीज़ और जो नए हैं हमारे ठोकरों, ये नया शब्द है। खिसका देना मतलब पीछे धकेलना। और नया शब्द आया है धुन, अपनी ही धुन में। धुन मतलब इसमें अपने ही विचारों में खोई हुई थी। इसमें क्या था? अपने ही धुन में मतलब उसे किसी दूसरे की चिंता नहीं थी, वह अपने भी ही मग्न थी। तो इस धुन का अर्थ है मग्न। होते हैं ना बच्चे, अपना जिस काम में लगे रहते हैं उसको करते रहते हैं और उन्हें चिंता नहीं होती कि मेरे साथी क्या कर रहे हैं। तो वो क्या कर रही थी? ये नया शब्द है धुन। ये धुन, यहाँ धुन संगीत की धुन से नहीं किया गया है, मग्न। मग्न का अर्थ होता है अपने ही विचारों में खोया रहना तथा जो काम कर रहे हैं उसी में पूरी तरह डूब जाना। तो इस धुन का क्या अर्थ है? मग्न। ठोकरों से धकेलना। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाजा खोला, पत्थर को दरवाजे के पीछे सरका दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई पत्थर बाहर चला जाए घर के, तो इसीलिए उसने दरवाजे के पीछे रख दिया। दरवाजे के पीछे क्यों बच्चे रखते हैं? वह सुरक्षित रहता है, किसी की नज़र नहीं पड़ती। एक तरह से छुपाने का काम भी बच्चे किसी दरवाजे के पीछे ही रख के छुपाते हैं। तो उसने उसको गेंद समझ के बड़ी देर उसको ठोकर मार के अपने घर लाई थी और वह नहीं चाहती थी कि लुढ़क के कहीं बाहर चला जाए, इसलिए एक तरह से उसने दरवाजे के पीछे उसे छुपा दिया ताकि कोई और न देखे। हो सकता है कोई उसको पत्थर जान के उसको घर से बाहर फेंक देता, लेकिन उसने उसे छुपा दिया था और भीतर चली। पत्थर ने चैन की सांस ली। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था तब से सड़क पर इधर उधर की ठोकरें खाता लक्ष्यहीन घूम रहा। तो इसमें जो लेखक है उस पत्थर के बारे में बता रहा है, या वो पत्थर क्या कह रहा है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी घर में वह आ गया है। पहले क्या था, वो चट्टान से टूट गया था और बहुत दिन तक वह सड़कों पे ठोकर खा रहा, क्योंकि पत्थर को कोई जल्दी छूता नहीं, किसी के काम की चीज़ होती नहीं, तो इधर उधर ठोकर खाते रहे। लेकिन एक दिन एक लड़की को वो पत्थर पसंद आ गया और वह उसे खेलते खेलते अपने घर तक ले आई और घर के अंदर पत्थर ने राहत की सांस ली कि चलो अब कोई मुझे मारेगा नहीं, ठोकर नहीं देगा। फिर क्या हुआ, उसे याद आया कि वह कैसे सड़क पे ठोकर खाता रहता था और लक्ष्यहीन का होता है जिसका कोई लक्ष्य ना हो। लक्ष्यहीन एक नया शब्द है, उसको लिख लेते हैं। लक्ष्यहीन, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, लक्ष्य ना होना या मंजिल ना होना, लक्ष्य या मंजिल। न होना, क्योंकि इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था, इसीलिए इस पत्थर को लक्ष्यहीन कहा गया। और अब वह लगता था वह अपने सही ठिकाने तक पहुंच गया था कि किसी घर के अंदर आ गया। आज पहली बार उसे किसी घर के दरवाजे को इतने समीप से देखने का अवसर मिला था। वो पत्थर बोल रहा है या पत्थर क्या विचार कर रहा है कि देखो, उसने पहली बार दरवाजे को देखा, दरवाज़ा भी उसने कभी नहीं देखा।
तो ये बच्चों ये हमारा पाठ है। हम इसको कल भी इसका पठन और व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको इसका एक पेज सुलेख लिखना है। पाठ 7 बुरा पत्थर, एक पेज सुलेख। तो आज के लिए इतना ही।